मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज LLB थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 32 पर चर्चा कर रहा हूँ। धारा 32 में स्टेटमेंट ऑफ अब्सेंटी विटनेसेस की सुसंगतता और ग्राह्यता के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 32 के प्रथम 3 तरह के कथनों के बारे में हम पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम बाकी के बचे 5 तरह के स्टेटमेंट की सुसंगतता के बारे में चर्चा करेंगे। तो चौथे तरह का जो कथन सुसंगत माना गया है वह है लोक अधिकार, रूढ़ि या साधारण हित के विषय के बारे में, जो धारा 32 उपधारा 4 में वर्णित है। ऐसा कोई व्यक्ति जो मर गया है, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, या न्यायालय को उसकी उपस्थिति में अनावश्यक व्यय और विलंब प्रतीत होता है, ऐसा व्यक्ति यदि किसी सार्वजनिक अधिकार या प्रथा या हित के संबंधित किसी विषय के बारे में कोई कथन कहता है जिसके अस्तित्व के बारे में उसे ज्ञान हो और वह कथन विवाद उत्पन्न होने से पूर्व किया गया हो, तो उस कथन को बिना उस साक्षी को न्यायालय में परीक्षण किए ग्राह्य किया जा सकता है। धारा 32 का दृष्टांत झ के अनुसार प्रश्न यह है कि क्या अमुक सड़क लोक मार्ग है, पब्लिक वे है? तो ग्राम के मृत ग्रामीण हेडमैन के द्वारा किया गया कथन कि वह सड़क लोक मार्ग है सुसंगत तथ्य है। तो ये जो दृष्टांत है वह ये स्पष्ट करता है कि अगर गांव का हेडमैन किसी सड़क के लोकमार्ग होने के बारे में कथन करता है, तो चूंकि वह उस गांव का मुखिया है और वह जानता है कि कौन सा मार्ग व्यक्तिगत मार्ग है या लोक मार्ग है, तो ये चौथे तरह के कथन को सुसंगत माना गया है। अनिवार्य सिर्फ इतना है कि वह जो कथन किया गया है वह विवाद उत्पन्न होने से पूर्व किया गया होना चाहिए। इसी तरह यदि हम 5वें तरह के कथन की बात करें तो नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में अगर कोई कथन किया गया है वह धारा 32(5) में सुसंगत माना गया है। जरूरी यह है कि वह जो नातेदारी है रक्त, विवाह या दत्तक में से किसी से संबंधित होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने कथन किया है वह व्यक्ति उस नातेदारी के विषय में ज्ञान के विशेष साधन रखने वाला होना चाहिए और वह जो कथन है वह विवाद
उत्पन्न होने से पूर्व का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो संबंध के बारे में विशेष साधन या विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं, उनके कथनों की सुसंगतता के बारे में प्रावधान किया गया है। जैसे उस परिवार से लंबे समय से जुड़ा हुआ कोई पंडित जी हैं, नाई हैं, डॉक्टर हैं, तो ये जो हैं विशेष साधन रखने वाले व्यक्ति माने जाते हैं, और इनके द्वारा कोई कथन किया जाता है तो वह ग्राह्य जो है वह माना जाता है। अगर ज्ञान के विशेष साधन नहीं है तो फिर ऐसे कथनों को अग्राह्य जो है वो किया जाता है। इसी तरह उपधारा 6 में कौटुंबिक संबंध के बारे में लिखित कथन की सुसंगतता के बारे में विवेचना की गई है। इसके लिए अनिवार्य जो है वो ये है कि वह कथन जो है वो मृत व्यक्तियों के मध्य नातेदारी के संबंध में होना चाहिए। वह कथन जो है किसी विल, विलेख, कुटुंब वंशावली, कुटुंब चित्र, समाधि प्रस्तर या अन्य ऐसे किसी चीज़ पर जो है वह किया गया होना चाहिए, और वह कथन विवाद उत्पन्न होने से पूर्व का किया गया होना चाहिए। इस अधिनियम की धारा 32 के दृष्टांत हृदय का यदि हम अवलोकन करें, प्रश्न यह है कि क्या क और ख का विवाह हुआ था, और हुआ था तो कब हुआ था। ख के मृत पिता ग द्वारा किसी याददाश्त पुस्तक में अपनी पुत्री का क के साथ अमुक तारीख को विवाह होने की प्रविष्टि सुसंगत है। तो चूंकि ये प्रविष्टि के रूप में है, इसलिए यह उपधारा 6 में आ जाता है। इसी तरह यदि हम दृष्टांत ट देखें, प्रश्न यह है कि क्या क जो मर चुका है ख का पिता था। क के द्वारा किया गया एक कथन कि क ख का पुत्र है, सुसंगत तथ्य है। दृष्टांत है, प्रश्न यह है कि क के जन्म की तारीख क्या है। क के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें यह बताया गया है कि क का अमुक दिन जन्म हुआ था, सुसंगत तथ्य हैं। तो ये जो धारा 32 के 5 और 6 प्रावधान हैं, ये दोनों सिमिलर से प्रोविज़न जो हैं वो लगते हैं, किंतु इन दोनों में अंतर है। चर्चा से आपको पता लग ही गया होगा कि दोनों में ही जो संबंध है वे रक्त, विवाह अथवा दत्तक ग्रहण पर आधारित नातेदारी के बारे में है, किंतु धारा की उपधारा 6 जो है वह मृत व्यक्तियों के मध्य संबंध के बारे में कथन की बात करती है, जबकि धारा की उपधारा 5 में इस तरह की कोई अनिवार्यता नहीं है। इसी तरह उपधारा 6 में जो है
विल विलेख वंशावली चित्र अर्थात लिखित कथन जो है वे ही सुसंगत माने गए हैं। लेकिन उपधारा 5 में इस तरह की कोई अनिवार्यता जो है वह नहीं है। वह कथन मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। इसी तरह यदि हम देखें तो उपधारा 5 में जिस व्यक्ति ने कथन किया है उसको ज्ञान के विशेष साधन होना अनिवार्य किया गया है, जबकि उपधारा 6 में इस तरह का कोई भी अनिवार्यता नहीं रखी गई है। हालांकि दोनों में ही जो कथन है वो विवाद उत्पन्न होने से पूर्व का होना अनिवार्य किया गया है। तो ये थोड़ा सा सावधानी रखते हुए कथन को उपधारा 5 अथवा उपधारा 6 में से किस में आएगा, ये अवश्य ही आपको ध्यान रखा जाना चाहिए। इसी तरह यदि हम बात करें उपधारा 7, इसमें ऐसे कथनों की सुसंगति के बारे में वर्णन है जो किसी रूढ़ि या प्रथा के बारे में किए गए हैं। तो वह रूढ़ि या प्रथा जो है वह धारा 13 के खंड क में जो वर्णन किया गया है उस समव्यवहार के बारे में ही होनी चाहिए। अब धारा 13 का खंड क क्या है, तो इसे यदि देखें तो धारा 13 में ये वर्णन किया हुआ है कि जहाँ की किसी अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है, वहाँ कोई समव्यवहार जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ि को सृष्ट, दावाकृत, उपांतरित, मान्यकृत, प्रख्यात, प्रत्याख्यात किया गया था, वह सुसंगत है। तो समव्यवहार जो है वह किसी रूढ़ि या अधिकार के बारे में होना चाहिए, किंतु उपधारा 7 में आने के लिए यह अनिवार्य है कि वह समव्यवहार जो है लिखित रूप में हो, किसी विलेख में, विल में या अन्य किसी दस्तावेज में। फिर चाहे वह कथन किसी रूढ़िगत अधिकार या हित के बारे में, उस अधिकार या रूढ़ि को सृजित करता हो, उपांतरित करता हो, मान्य करता हो, प्रख्यात करता हो अथवा प्रत्याख्यात अर्थात इनकार करता हो, किसी के भी बारे में हो, अगर वह लिखित है तो वह उपधारा 7 में सुसंगत जो है वह माना जाएगा। इसी तरह उपधारा 8 में कई व्यक्तियों के कथन, जिनको हम भीड़ के कथन के रूप में भी जानते हैं, और संक्षिप्त में यदि हम कहें उपहासांकन, उपहासांकन शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो उप हास और अंकन 3 शब्द हैं, जिसमें हास जो है वह मूल शब्द है, हास्य, मजाक, अंकन जो हास्य का अंकन करता हो, और उप मतलब उसके समकक्ष, अर्थात हास्य के समकक्ष अगर किसी तरह का अंकन किया गया है तो वह उपधारा 8 में सुसंगत जो है वह माना गया है। उपधारा 8 जो है वह यह वर्णन करती है कि जबकि वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था और
प्रश्नगत बात से सुसंगत उसकी भावनाओं या धारणाओं, फीलिंग्स और इंप्रेशंस को अभिव्यक्त करता है। इज मेड बाय सेवरल पर्सन्स एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स रिलेवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन। इस धारा 32 का जो अंतिम अपवाद है, दृष्टांत है कि दुकान की खिड़की में अभिदर्शित रंगित उपहासांकन में अभिव्यक्त अपमान लेख के लिए कह पर कह वाद लाता है। प्रश्न उपहासांकन की समरूपता तथा उसके अपमान लेखीय प्रकृति के बारे में है। इन बातों पर दर्शकों की भीड़ की टिप्पणियां साबित की जा सकेंगी। अर्थात कि जिन व्यक्तियों ने वह अंकन देखा, उनकी राय क्या है, उन्होंने किस रूप में उस अंकन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, यह जो है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है और यही तय करता है कि वह जो अपमान लेख के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा। पिछले वर्ष आप आईपीसी में मानहानि धारा 499 से 502 तक विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं कि ऐसा कोई अंकन हो जो दूसरे व्यक्तियों की नज़र में, राय में व्यक्ति की छवि या सम्मान को कम करने वाला हो, धूमिल करने वाला हो, तो वह मानहानि की कोटि में आता है। यही बात जो है यहाँ पर भी दर्शित की गई है कि अगर वह हास के समकक्ष का अंकन है तो कई व्यक्ति, भीड़ की जो राय है वह प्रश्नगत बात से सुसंगत यदि है तो वह महत्वपूर्ण मानी गई है। इस धारा 32 के साथ साथ आपको धारा 33 का भी अवलोकन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में सिमिलर से प्रोविजन है। धारा 32 में 4 व्यक्तियों, मृत व्यक्ति मिल नहीं सकते, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गए हैं, या विलंब या व्यय के बिना हाजिरी प्राप्त नहीं हो सकती का वर्णन है। धारा 33 में इसके साथ एक और तरह के व्यक्ति जुड़ जाते हैं। क्योंकि ये न्यायिक कार्रवाई चल रही है, तो अगर प्रतिपक्षी द्वारा उस व्यक्ति को पहुंच के बाहर कर दिया गया है तो उनके कथनों को भी न्यायालय में उनको बिना दोबारा परीक्षण किए सुसंगत मान लिया गया है। और दूसरी बात जो धारा 33 में सुसंगत के बारे में है वह यह है कि ऐसे व्यक्ति का जो पूर्ववर्ती कथन है वह पूर्ववर्ती कार्यवाही में दिया गया होना चाहिए। अर्थात न्यायालय या प्राधिकृत जो व्यक्ति हैं उनके समक्ष अगर वह पूर्ववर्ती कथन किया गया है तो उसे पश्चातवर्ती कार्यवाही में जो है वह साबित किया जा सकता है, सुसंगत मान सकता है। यह भी अनिवार्य है कि प्रतिपक्षी को जिस समय वो कथन किए जा रहे थे प्रतिपरीक्षा का क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अवसर जो है, चांस जो है वो दिया गया हो। फिर यह अनिवार्यता नहीं है कि प्रतिपक्षी ने उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन की थी या नहीं की थी। अगर उसको अवसर दे दिया गया था और उसने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं की तो भी उन कथनों को पश्चातवर्ती कार्यवाही में सुसंगत या ग्राह्य किया जा सकता है। तो ये धारा 32 और धारा 33 में जो
कथन हैं उनको न्यायालय कब सुसंगत या ग्राह्य करेगा, मानेगा, और कब नहीं मानेगा, इस पर चर्चा है। अगली वीडियो में हम साक्ष्य अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।